मुझे लगता है कि हमारे जो सम्मानित विपक्षी राजनीतिक दल के साथी हैं, अगर वो सब लोग ये बोलना शुरू कर दें कि हमने पूर्व में रही सरकारों में क्या किया था, ईमानदारी से एक तुलनात्मक चार्ट बना के, कंपैरिजन चार्ट बना के और हमें गाली निकालें, तो यहीं से हमारा प्रचार शुरू हो जाएगा। लेकिन बशर्ते वो चार्ट तुलनात्मक होना चाहिए। एक कंपैरिजन शीट बनाएं और बोलें जी आपने देखिए कितना बुरा हाल किया, हेल्थ में हमने ये किया था, आपने ये किया। ये बोलें देखिए आपने सड़कों पे ये किया और हमने ये किया था, कृषि में आपने इतना पैसा दिया, हमने इतना दिया था, गरीबों के आवास में आपने इतना पैसा दिया, हमने इतना दिया था, पानी की व्यवस्था में हमने इतना पैसा दिया था, आपने इतना दिया, बिजली में आपने इतना दिया था, हमने इतना दिया। किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा आज के बाद से सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं जो ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप देखिए ये मनोहर लाल जी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ऐसी, तो वो हम कहते हैं यार आप हमें गाली निकालिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक कंपैरिजन चार्ट तो रख दीजिए सामने। ये तो दिखाइए हमने ये किया सर, आपने ये किया। ये चार्ट तो बनता है ना ईमानदारी से किसी भी राजनीतिक पार्टी में। लेकिन आप देखिएगा भागते हुए नजर आएंगे आपको। बुरा मत मानिए, मेरा गलत शब्द थोड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन आप कितनी बार, जितनी बार आप उनके पास जाएंगे, अपना माइक लेके जाइए, सम्मानित अपनी आईडी लेकर के जाइए, उनके मुंह के आगे डालिए, उनसे पूछिए भाई साहब हमें ये तो बता दीजिए भ्रष्टाचार को छोड़ के मनोहर लाल जी की सरकार चुनौती दे करके जा रही है बार बार। वो कह रही है कोई तो क्षेत्र बता दीजिए जिस क्षेत्र में आपने हमसे ज़्यादा पैसा या हमसे ज़्यादा काम किया हो। 1200 करोड़ रुपया सालाना, 1200 करोड़ रुपया सालाना हम बचा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, वो 1200 करोड़ रुपए जो बच रहे हैं, जिन दुकानदारों ने उसकी ठेकेदारी ले रखी थी, वो ज़रूर पीड़ा में है। और वो पीड़ा में क्यों रहेंगे? क्योंकि उनके जो आका हैं, उनकी दुकान भी उन्हीं की वजहों से चलती थी। अब उनकी भी दुकान बंद हो रही है और उनकी भी दुकान बंद हो रही है। अभी आपने पीछे देखा होगा, एक स्टेटमेंट आई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। उन्होंने कहा मेरी सरकार आई तो पोर्टल ही बंद कर दूंगा सारे। बोला ना उन्होंने, मैं पोर्टल बंद कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ हुड्डा साहब चलो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दीपेंद्र भाई को बोलेंगे कल से एयर टिकट ऑनलाइन ना करें, रेलवे टिकट ऑनलाइन ना करें, बिजली का बिल ऑनलाइन ना भरे, पानी का बिल ऑनलाइन ना भरे, और अपने घर से शुरुआत कर देना इस बात की कि मैं कोई भी पोर्टल टच नहीं करूँगा, कोई भी ऑनलाइन व्यवस्था टच नहीं करूँगा। अपने घर से शुरुआत कर दें। अपने घर के अंदर वही माहौल ले आए जो 1963-65 में होता था। उसके बाद प्रदेश की जनता को बोली देखिए मैंने तो बंद कर दिया, अब तुम्हारी भी अधिकार छीनूंगा मैं, अब तुम सब बंद कर दो। अरे इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं के अधिकार कैसे छीन सकते हैं जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, जो स्मार्टफोन लेकर के कहता है मुझे सारी सुविधाएं इसी के ऊपर मिलनी चाहिए, और अगर सरकार वो सुविधाएं दे रही है तो आप कौन होते हैं उसे छीनने वाले? आप चंद ऐसे लोग जिन लोगों की वजहों से आपकी सरकार के अंदर लैंड की कमीशन खोरी चलती थी, उन चंद लोगों की वजहों से आप बच्चों के अधिकार छीन रहे हैं। भाई अक्रॉस द जाति, अक्रॉस द धर्म, कोई भी बच्चा इस प्रदेश का रहने वाला होगा वो नहीं चाहेगा कि मुझे भी सरकारी सुविधाएं मेरे मोबाइल पे आनी चाहिए। वो गरीब व्यक्ति, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं उत्तराखंड चुनावों में था, मैं इंचार्ज था वहाँ पर मीडिया का। तो एक दूर दराज के इलाके में एक बागेश्वर एक जगह है, वहाँ पर मैंने एक बुज़ुर्ग महिला से मिला। तो मैं उससे पूछा जी कि आप जो है क्या फ़र्क आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पहले की? तो उन्होंने कहा देखो एक बड़ी बात तो ये है, मैं 5 योजनाओं को लेती हूँ, सरकारी योजनाओं को। पहले मुझे 3 पहाड़ पार करके जाना पड़ता था हर योजना के लिए, और सबकी तारीख अलग अलग होती थी। हर तारीख पे अलग अलग जगह जाती थी। कहीं से 500 रुपये मिलते थे, कहीं पे 750 रुपये मिलते थे, कहीं पे 300 रुपये मिलते थे। हर बार मुझे जाना पड़ता था। अब क्या हो गया जी, मेरे सारा का सारा मोबाइल के अंदर आ जाता है। मुझे तो मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन मेरी मोहल्ला छोटा सा गांव होता है, वहाँ पर तो आपने देखा है पहाड़ों के अंदर तो 5-5 घरों के गांव होते हैं, 6-6 घरों के। तो उसने कहा हमारे गली के अंदर एक लड़का है, उसको चलाना आता है। अब वो कहता है जी आ गए पैसे। अब मैं उसको बोलती हूँ उसको भेज दे, कहते चले भी गए। मुझे तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता।
तो जब बुजुर्ग आदमी इस फैसिलिटी को ले रहा है आप, और वहाँ पर, और वो भी कैसे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, और हरियाणा तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पढ़ा लिखा जिसे कहते हैं प्रदेश माना जाता है, पढ़ा लिखा प्रदेश कहूँगा मैं इसे, क्योंकि मैक्सिमम एनसीआर हमारा हरियाणा जो एनसीआर के अंदर आता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिससे आप बात करोगे जिसका इंटेलेक्ट लेवल मुझे लगता है किसी ब्यूरोक्रेट से नीचे नहीं होगा। किसी से बात करिए आप, दूर दराज के खेतों में जाकर, गाँवों में, बहुत जो कटे हुए गाँव हैं वहाँ पर भी जाकर देखिए, उसका भी मेंटल लेवल इज सो हाई। अरे उस बच्चे के अधिकार कैसे छीन लेंगे भैया आप चंद लोगों की वजह से, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग मर जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनका जो पेंशन होती थी वो खाने वाले भी बीच में थे, दूसरे कोई अधिकार होते थे उसके बीच में भी खाने वाले बिचौलिए होते थे। तो अब क्या बिचौलियों की सरकार चाहिए क्या प्रदेश को? प्रदेश को तो वो सरकार चाहिए जो ईमानदारी से उनके पैसे उन तक पहुँचा दे। हाँ, ये कहते अगर कि भैया आपने जो पोर्टल व्यवस्था शुरू करी है उसमें कोई कमी रह गई, उस कमी को दूर करिए, ये कहते तो एक अच्छा जवाब ज़रूर होता। लेकिन आप तो घर में बंद ही कर दूंगा। तो अब तो ये प्रदेश की जनता ने निर्णय लेना, युवाओं ने, कि ऐसी सरकार चाहिए जो धमकी दे रही है जी आने वाले टाइम में मैं आपसे सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं खींच लूँगा, या ऐसी चाहिए जो कह रही है कि आपके घर तक आपकी सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे। तो ये तो हुड्डा साहब को जवाब देना है। तो मैंने आपसे कहा कि अब तो वो वक्त आ गया है जब सरकार से नहीं, विपक्ष से पूछ करके आइए, उनसे पूछिए कि भाई मनोहर लाल जी तो कहते हैं आइए मेरी कमियाँ निकालिए, आप ये बताइए ना कि इसमें कितना पैसा और देना चाहिए था, इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना पैसा और चाहिए था, हमने कितना दिया था, कृषि भी आपने कितना दिया था। अरे कृषि प्रधान प्रदेश है ये तो, कृषि पे ही बता दीजिए ना। आपको तो याद होगा इसी पद पर कोई बैठा था हुड्डा साहब की सरकार में, और हुड्डा साहब ने किसी को मुआवजा दिया था, वो मुआवजा शायद 2 रुपये से नीचे का था या 2.5 रुपये का था। तो उसमें किसी ने हुड्डा साहब से पूछा कि जी आपने मुआवजा दिया है किसान को, ये मुआवजे की रकम है, ये चेक दिखाया उसने, तो खंडन आया, सॉरी आई, अपॉलॉजी आई मीडिया एडवाइज़र की तरफ से। उन्होंने कहा गलती से हमसे 25 पैसे फालतू चले गए। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है। तो ये जिसे कहते हैं किसानों के साथ हुआ, ऐसे ही गरीबों के साथ हुआ। अरे कितने गरीबों के लिए घर आपने बनाए थे, कितने हमने बनाए, देख लीजिए। आपने तो एक हमारे प्रदेश के अंदर एक बड़ा अच्छा, जिसे PSU कहते हैं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हुआ करता था पहले, आपने तो उसको लगभग बंदशाई करवा दिया था। अरे भाई इतने अच्छे अच्छे हमारे सेक्टर डेवलप होते थे, इतने अच्छे हमारे घर बनते थे नक्शे के हिसाब से, आपने वो भी बंद करवा दिया। तो अब प्रश्न तो ये उठता है कि हुड्डा साहब जवाब दें कि भाई मेरी सरकार में ये होता था, भ्रष्टाचार को छोड़ के, कि मेरी सरकार में ये होता था, आपकी सरकार में क्यों नहीं हो रहा, कंपैरिजन करके लेके आए। मैं तो आपको चुनौती देता हूँ, कल किसी भी कांग्रेसी से, किसी भी राजनीतिक पार्टी से, इनेलो से, या किसी से भी पूछिए जी आप एक कमी तो निकालिए। अच्छा आप क्या करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारे। अरे कैसे आ जाएंगे भाई, कोई वजह तो हो आपके आने की, सिर्फ आ रहे हैं कहने से थोड़ी आ जाएंगे आप। कोई वजह बताइए हम क्यों आ रहे हैं। आपके चंद 100-200 लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके धंधों पर चोट लगी है, वो ज़रूर मैं देखता हूँ वो पेट में से उनकी आवाज़ निकलती है जब नारे निकालते हैं। तो वो उनकी आवाज़, उनकी आस्था नहीं है हुड्डा साहब के प्रति, वो उनका जो है ना, वो जिसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है उनकी, जो पीड़ा के रूप में मुंह से निकलती है। अगर वो बेरोजगारी पीड़ा के रूप में ना निकले, हुड्डा साहब के प्रति अपनी आस्था प्रकट करेंगे ना जिस दिन एज ए नेता, तो वो प्रश्न हुड्डा साहब से भी पूछेंगे। भाई मेरे भी तो बच्चों का भविष्य का सवाल है। आज मैं आपके माध्यम से कुछ भ्रष्टाचार के चलते कमा जरूर लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, क्या मैं उनको गर्त में धकेल दूँ? जो सुविधाएं व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, क्या उन व्यवस्थाओं और सुविधाओं से अपने बच्चों को वंचित कर दूँ? अगर वो लोग भी ईमानदारी से पूछेंगे तो शायद हुड्डा साहब के पास जवाब नहीं होगा। तो मैं तो आपसे एक ही आग्रह करूँगा, एक ही प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, इस प्रश्न को बार बार लेकर के जाइए। 50 नहीं 100 फील्ड निकाल लीजिए, 100 क्षेत्रों के अंदर पूछिए कि वो तो बार बार कहते हैं जी हमने आपसे ज़्यादा किया, आपने ज़्यादा किया तो बता दीजिए। सरकारी आंकड़ा तो दोनों के पास है, सरकारों में रहे हैं, अधिकारी उन्हें भी जानते हैं और अधिकारी हमारे पास भी है। उन्हीं अधिकारियों से हमसे भी चिट्ठी लिख के बोले कि भाई मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है, 2004 से लेकर 2014 के बीच का रिकॉर्ड जरा मुझे निकलवा दीजिए, हम निकाल के दे देंगे उनके हाथ में। हम दोनों मिलकर करते हैं इस काम को, चलिए।
हुड्डा साहब को बोलते हैं आप भी करिए और हम भी करते हैं, दोनों का कंपैरिजन शीट बनाते हैं, आपके सामने रखते हैं, आप जनता के बीच में लाइए। ईमानदारी से जब उस बात को रखेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई प्रदेश की जनता को निर्धारित करने दीजिए, प्रदेश की जनता निर्धारित करेंगे, वो बच्चे निर्धारित करेंगे। जिन बच्चों को हुड्डा साहब चुनौती दे रहे हैं कि अगर गलती से मैं आ गया तो आपके सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं बंद कर दूंगा, ये हुड्डा साहब का कहना है। वो बच्चों से कह रहे हैं, हमसे नहीं कह रहे हैं। वो युवाओं से कह रहे हैं कि मैं ऐसी व्यवस्था ले आऊँगा जिस व्यवस्था में हरियाणा 1970 जैसा 72 जैसा नज़र आना शुरू होगा। तो अब वो बच्चों को निर्धारित करना वैसी व्यवस्था चाहते हैं या और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ चाहते हैं प्रदेश की। अगर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ चाहते हैं प्रदेश की तो मुझे लगता है कल्पना ही छोड़ देनी चाहिए अब सब राजनीतिक पार्टियों को कि दूसरी कोई राजनीतिक पार्टी अब हरियाणा के अंदर कभी आ भी सकती है। आने वाला तीसरा टर्म भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का रहने वाला है, और वो इसलिए रहने वाला है क्योंकि हमने करके दिखाया। अगर हमने ना किया होता तो हमें चुनौती दी जा सकती थी, हमने किया इसलिए हम चुनौती दे के जा रहे हैं। बताइए कैसे करेंगे आप। तो मैं तो इतना ही आग्रह करूँगा आपसे कि अगली बार आपका माइक उठे तो जनता की आवाज़ के लिए उठिए, बोलिए हुड्डा साहब ये अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं बच्चों के, आप बताइए मुझे। क्यों चाहते हैं प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी ना हो, क्यों चाहते हैं पोर्टलों की व्यवस्था बंद कर दी जाए, क्यों चाहते हैं 112 जिसमें महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवाने पे एक फ़ोन करती हैं और 4 मिनट के अंदर पुलिस उनके पास पहुंच के उनको घर तक छोड़ के आती है, वो क्यों बंद करवाना चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते कि क्यों चाहते हैं कि एक पोर्टल जिस पोर्टल के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, उस पोर्टल को क्यों बंद करवाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं कि उस बुजुर्ग के मोबाइल के अंदर पेंशन ना जाए, क्यों चाहते हैं उस वंचित व्यक्ति के पास अधिकार ना पहुंचे, क्यों चाहते हैं कोई गरीब व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी आवाज़ के लिए रिक्वेस्ट ना डाले। ये क्यों चाहते हैं, इस मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब हमारे पास तो है नहीं, इसका जवाब तो हुड्डा साहब देंगे, इसका जवाब तो वो सब राजनीतिक पार्टियाँ देंगी जो राजनीतिक पार्टियाँ वही मोल बनाना चाहती हैं हरियाणा में जो पहले होता था। तो मेरा आग्रह आपसे हाथ जोड़ के है, अगले 3-4 दिन तक हमारी रिक्वेस्ट को उन राजनीतिक पार्टियों के पास लेकर के जाइए और उनसे बोलिए, वो बोल करके गए हैं भाई सब कुछ तो बताइए। ये छोड़िए नारे लगाने, ये रैलियों में खड़े होकर नारे लगाने छोड़िए, अब जनता की बात करते हैं। जनता की बात करेंगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। ये चुनौती हमारी तरफ से स्वीकार करना चाहते हैं। मेरा सवाल है, आप मीडिया से हो और पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने मीडिया के बारे में सर्कुलर जारी किया DPRO के पास, और सर्कुलर में ये था कि पॉजिटिव मीडिया कौन सी है और नेगेटिव कौन सी सरकार के प्रति, उनका पूरा रिकॉर्ड मांगा गया। क्या आपकी सरकार मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है? जो नेगेटिव मीडिया है ना वही पॉजिटिव होती है। मेरी बात सुनिए, मैं तो आज कोई व्यक्ति सरकार का आगे चुनौती देता कभी देता है आकर के? हर सरकार जो सरकार राज्य में होती है, सरकार चला रही होती है, वो बचती हुई नज़र आती है। ये पहली ऐसी सरकार है मनोहर लाल जी की जो चुनौती दे करके जा रही है। हम तो कह रहे हैं ना, और आपको ये नेगेटिव। मेरा सवाल सर, नेगेटिव और पॉजिटिव मीडिया का खाका मांगना, रिकॉर्ड मांगना, क्या कोई मीडिया को कंट्रोल करने की पॉलिसीज के तहत मांगा जा रहा है या नियत में कहाँ? कोई पॉलिसी कोई सर्कुलर नहीं। अगर सर्कुलर है, सर्कुलर में है सर, दिखा दीजिए, दिखाइए। तो मैं आपको भेज दूंगा सर, आप दिखाइए, जिस टाइम भेजेंगे उस टाइम वर्चुअल जोड़िएगा, आपके साथ जुड़ूंगा। जरूर सर। नहीं सुनिए, वर्चुअल जुड़ूंगा। आपको नाम से बताऊंगा, किस अधिकारी ने वो सर्कुलर भेजा है वो भी आपको बताऊंगा। सर्कुलर का फोटो देखो, पत्रकारिता जितनी मेरी समझ है तो वो 5 मिनट पहले पॉजिटिव होती है और 5 ही मिनट के बाद नेगेटिव। वो 24 घंटे के अंदर वापस ले लिया गया था, रिवर्ट बैकवर्ड। सर ठीक है, वापस ले लिया गया, वापस लिया गया। ये मानने सर, सरकार की योजना, ये मानने का वापस सरकार की बहुत सारी योजनाएं तो आम जन तक पहुंचा है ताकि उन लोगों को भी नॉलेज हो। गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके, उनको नॉलेज में नहीं है कि योजनाएं बहुत सारी सरकार की है, लेकिन वो एक तरह से लाभ लेने के लिए अभी तक उन तक पहुंची नहीं है उस तरह की खबरें कि हाँ कि उनको पता हो कि हाँ मेरे लिए ये आई है योजना और उसका मैं लाभ लूँ। उसके लिए किस तरह से प्रयास होंगे आप लोग? देखिए, उसके लिए हमारा संगठन है, लेकिन एक माध्यम मैं आपको आपके मुंह पे ही तारीफ़ कर रहा हूँ आपकी, उसका दूसरा बड़ा माध्यम आप ही लोग हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने योजनाएं बनाई है। हम तो उसको जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाते हैं उन योजनाओं को। और एक अच्छी बात यह है,
आप एक नई बात जो शुरू हुई है अब देश के अंदर, अब कोई ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ से आता हूँ। और हम भी लोगों से कहते हैं कि आप ये मत सोचिए मैं कहाँ से आता हूँ, अब ये सोचिए मुझे जाना कहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें सेट हो रखी थी कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, IPS का बच्चा IPS, मतलब ये सेट हो रखा था। और जो गरीब व्यक्ति था वो सोचता ही नहीं था, वो सोचता था मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास ये सब चीज़ें पाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप ये मत सोचिए मैं कहाँ से आता हूँ, अब ये सोचिए मुझे जाना कहाँ पर है। और आपने जहाँ जाना है उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। और क्योंकि आपने योजनाओं की बात करी तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ, इतना कुछ देने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे प्रचार में कुछ कमी तो रही होगी। उस कमी को दूर करना है। उसको दूर करने के लिए हमारे पे 3-4 माध्यम होते हैं। एक ब्यूरोक्रेसी, सरकारी तंत्र होता है, दूसरा जर्नलिज्म होता है, और तीसरा माध्यम जो होता है वो संगठन होता है। हम तीनों के माध्यम से कोशिश करेंगे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं जनता तक पहुँचे और जनता अवेयर हो उस बात के लिए कि मेरे लिए सरकार ने क्या क्या किया। अगर मैं कहीं वंचित रह गया हूँ उससे, तो उसको कैसे पाना है मुझे, उसके लिए एक इन्फॉर्मेटिव अगर हम कोई ऐसे प्रोग्राम शुरू करें आप ही के माध्यम से कि लोगों को कम से कम एक एक योजना के बारे में भी बताना शुरू करेंगे, तो उन्हें कम से कम ये ज्ञान तो हुआ कि देखिए ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसा बहुत कुछ होता है। हम जैसे मान लीजिए हम सब लोग एक टाइप से मिडिल क्लास ही लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो अनअवेयर है किसी भी योजना के बारे में वो पूरे देश में ही मिडिल क्लास होता है। वो सुबह नौकरी के लिए निकलता है, शाम को घर आता है। एक गरीब व्यक्ति होता है, अगर उसको पता चले मुझे प्लॉट मिलने वाले हैं, मुझे छोटा आवास मिलने वाला है, तो उनको जल्दी जानकारी मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे उनको चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आता है कि कई बार उन्हें ये नहीं पता चलता मुझे लेना कैसे है। जैसे हमारा परिवार पहचान पत्र है। अब परिवार पहचान पत्र के बारे में एक दुष्प्रचार किया गया, यार क्या है परिवार पहचान पत्र। अब परिवार पहचान पत्र में है क्या कि एक बार फिजिकली या तो रोज़ रोज़ सरकारी दफ्तरों की लाइनों में लगो, या एक बार फिजिकली जाकर के परिवार पहचान पत्र बनवा लो। उसके बाद ज़िंदगी भर हरियाणा प्रदेश के नागरिक को किसी सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास लॉगिन होगा, ID होगा, पासवर्ड होगा। योजना आपने निर्धारित करनी है, डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं। जिस योजना के लिए आप पात्र हैं वो योजना आपके घर तक पहुँचेगी एक बार परिवार पहचान पत्र बनने के बाद। तो एक बार का स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल से अगर ज़िंदगी भर का स्ट्रगल ख़त्म होता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई योजना नहीं हो सकती। उसमें कुछ त्रुटियाँ, उसमें कमियाँ, टेक्निकल कमियाँ कोई होंगी तो उसको ज़रूर दूर करेंगे, क्योंकि वो टेक्निकल कोई भी चीज़ अगर बड़ी से बड़ी बनती है। इवन आपने देखा होगा ये जब नेविगेशन गूगल का शुरू हुआ था, मैंने पहले दिन डाला जब नया नया आया था, तो मेरा ऑफिस दिल्ली लाजपत नगर में होता था, तो मुझे घुमाते घुमाते उसने रेल की पटरी पे जाकर खड़ा कर दिया। फिर दूसरी बार मैंने उसको हिसार डाला उसने, तो मुझे वो रोहतक ले गया, रोहतक से आगे रेवाड़ी की तरफ ले गया। तो उस टाइम उसमें भी कमी थी, धीरे धीरे उन्होंने उसको भी ठीक करा। तो हम भी इसको ठीक कर रहे हैं, जो कमियाँ हैं तकनीकी तौर पे जो कमियाँ हैं उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन बार बार ये कहना मैं पोर्टल ही बंद कर दूंगा, ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना प्रदेश की जनता के साथ, युवाओं के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी। पोर्टल कुछ दिन पहले तो आप ये सोचिए, मैं एक और बात बोल रहा हूँ, वो कह रहे मैं पोर्टल बंद कर दूंगा, तो आपके भी बंद होंगे फिर पोर्टल। हम डिजिटल के युग में जा रहे हैं, हम न्यूज़ के युग में जा रहे हैं, हम पोर्टल के युग में जा रहे हैं। भाई पोर्टल तो आपका भी हुआ ना, फिर तो अखबारों में भी पोर्टल बंद, न्यूज़ के भी पोर्टल बंद। तो ये तो नहीं कहा उन्होंने मैं ये वाला बंद कर दूंगा या ये वाला कर दूंगा, तो मैंने पोर्टल ही बंद कर दूंगा। तो ऐसी मानसिकता के साथ अगर कोई आज भी जी रहा है तो उसको भविष्य का हरियाणा तो कभी नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली उनको सुपुत्र को तो खंडन करना चाहिए था इसकी बात, क्योंकि पिताजी ने गलत बोला, मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। दीपेंद्र भाई तो बोलते हैं इस बात को, वो तो समझते हैं ना ऑनलाइन व्यवस्था क्या होती है, लेकिन उन्होंने भी नहीं बोला। तो सोचिए मजबूरी कितनी गहरी होगी। सर, परिवार पहचान पत्र जो बनाया गया PPP का जो पूरा मॉडल है, उसमें इनकम कैसे सेट की, दूसरी चीज़ें कैसे सेट की, किसी को मालूम नहीं। जैसे इनकम का पहले पैमाना ये था कि पटवारी उसको लिखता था कि इतनी इनकम है, उसके बाद में रिपोर्ट जाती है तहसीलदार के पास। पिछले 6 महीने से हम लगातार रिपोर्ट कर रही हैं कि बुजुर्ग लोग, महिलाएं लाइनों में लगती है। यहाँ कोई ऐसा कोई पैमाना सेट नहीं किया ADC के पास कि कोई उसकी सुनेगा। आ रहे हैं, ठीक है, लाइन में लग रहे, रोजाना लाइन में लग रही है। तो इसको कैसे दूर कर पाओगे, जो ये समस्याएं आती है कि किसी को पता ही नहीं कि इनकम सेट करने का तरीका क्या है PPP में, या दूसरे तरीके क्या है? देखिए, इसके अंदर सॉफ्टवेयर में जब आपने कहा इनकम से, आपको भी नहीं पता शायद, क्या हमें भी नहीं पता ना, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है।
बुरा मत मानिएगा। नहीं, कमी बुरा मत इसलिए मानिए, है सुनिए, कि सुनिए, कोई बुरा- अथॉरिटी नहीं है आपकी फाइनल मैं अथॉरिटी आपको जो इस पे बताता बात हूँ, करिए। आज आप कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता, मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके आज ही आप एडीसी के पास जाइए। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकारी अधिकारी आपको कहेगा मैं आपको नहीं बताऊँगा, शायद ऐसा नहीं होगा। आप जाइए, अगर वो कहते हैं मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, या ये कहते हैं मैं आपको इनकम नहीं बताऊंगा, या ये बोलते हैं आपको कि मैं तरीका नहीं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसा हो सकता है, आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाइएगा। लेकिन अगर वो बता रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा वो जनता को भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके माध्यम से तो जनता जानती है। भाई आप नहीं होंगे तो हमें क्या पता चलेगा। मैं अखबार पढ़ता हूँ सुबह, कितनी स्टोरीज आती हैं उसमें, वो स्टोरीज मुझे तो नहीं पता होती। मैं बीजेपी नेशनल ऑफिस के अंदर बैठता हूँ, नेशनल ऑफिस की स्टोरी पढ़ने के लिए मुझे अखबार पढ़नी पड़ती है, तो मुझे थोड़ी पता इतना सारे कमरों में से कौन से कमरे के अंदर कौन सी योजना बन रही है। कई बार क्या होता है, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो होते हैं वो हमारे बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के संपर्क में होते हैं, वो उनको जानकारी दे देते हैं, हमें नहीं देते, हमें इनके माध्यम से पता चलती। तो आपका तो बहुत, यू आर द बैकबोन, यू आर द बैकबोन। आपके बिना तो सरकार भी नहीं चल सकती, देश भी नहीं चल सकता, और ये प्रदेश भी नहीं चल सकता। तो आपका तो बड़ा योगदान, आपको तो आगे लेकर के आना ही पड़ेगा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज जरूर जाइएगा। सर जवाब फिर भी नहीं दिया आपने, क्योंकि मैं ही कह रहा हूँ हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं, नहीं दिया गया है जवाब। चलो मैं आपके साथ अलाइन करूंगा, मैं आप ठीक है मेरा सर। आपसे वायदा है, ठीक है सर। मैं आपके साथ अलाइन करूँगा इसी योजना के ऊपर करूँगा। अगर आप सब लोग मिलके करना चाहते हैं तो मैं बकायदा एक ऑफिसर को बोलूँगा कि आप हिसार में, जब आपने तो बात शुरू करी तो वह हिसार पूरे हरियाणा में करेंगे इस बात पे। इसके क्या क्या वर्कशॉप अरेंज हो जाए इस तरीके। वर्कशॉप क्या, हम बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे अब आपके लिए। सर, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट आपकी सरकार के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, तो युवाओं के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरे एक ना बड़े सीनियर दोस्त हैं, एक नेशनल चैनल के एंकर हैं, मैं उनके साथ डिबेट को बड़ा एंजॉय करता हूँ, और लोग कहते हैं वो नेगेटिव है और मैं कहता हूँ वो न्यूट्रल है। तो वो हरियाणा को बहुत बेहतर समझते हैं, वो वेस्टर्न यूपी को बहुत बेहतर समझते हैं, और वो रोज़ एक आंकड़ा भी लेकर के आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं बड़ी लंबी लड़ाई होती है मेरी उनके साथ डिबेट पे। तो मैं उनसे कहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आंकड़े जो आते हैं, आप देखिएगा ना अखबार में पढ़िएगा, हम क्या करते हैं हेडलाइन पढ़ते हैं उसकी, मैक्सिमम लोग, शायद 90% लोग खबर नहीं पढ़ते हैं पूरी, हेडलाइन पकड़ के ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं बेरोज़गारी दर बढ़ी, अब उसकी पूरी खबर पढ़ना नहीं चाहिए। वो कहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में इन 16 दिनों में बेरोज़गारी दर बढ़ी, शहरी क्षेत्रों में कम हुई, और फिर उसके बाद बोलेंगे कटाई का सीज़न था, इस टाइम पे लेबर अपने घरों में चल जाती है, तो इस टाइम लोगों के पास रोजगार। मतलब आप पूरी रिपोर्ट पढ़ के देखेंगे तब आपको एहसास होगा। इसमें एसबीआई की रिपोर्ट आई है, इसमें एसबीआई की भी रिपोर्ट आई है, इसमें 2 रिपोर्ट आती हैं, एक सरकारी भी आती है, एक एसबीआई की भी आती है। एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर भी करूँगा वो सारी रिपोर्ट। लेकिन राजीव जी, आपके श्रम मंत्री ने खुद संसद में बात मानी कि हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो 3 गुना बढ़ गई है आपके टाउन में। अगर मैं बात करूँ 9 सालों के दौरान, देखिए मैं आपको श्रम बता, मंत्री का खुद का ये बयान था संसद में कि हरियाणा में बेरोजगारी की जो दर है वो 3 गुना बढ़ चुकी है। हाँ तो उसके 3% थी कांग्रेस की सरकार में, अब 9%। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। अर्नेस्ट एंड यंग एंड भाई, अगर आपने कंपनी सुनी हो, हाँ, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि बेरोज़गारी, उसने बेरोज़गारी को डिफ़ाइन किया है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के अंदर सारे लोग अवेलेबल हैं जो उनको चाहिए, वो आज भी उनको ढूंढ रहे हैं जिस बात की उनको नौकरी देनी है। लेकिन E&Y की रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, जिसके लिए हमने स्किल्ड यूनिवर्सिटियाँ भी शुरू करी हैं। तो होता है कि हम जब किसी कंपनी, हम BA पास करके आते हैं, हम MA पास करके आते हैं, MSc करके आते हैं, लेकिन जो कंपनी आपको हायर करने वाली है या एम्प्लॉय करने वाली है, जो अपॉइंट करने वाली है, वो कहते हैं कि मेरा पैरामीटर ये है कि उसके पास ये स्किल होना चाहिए। तो E&Y की रिपोर्ट भी यही है कि क्योंकि जो लोग स्किल नहीं होते हैं वो नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है कि आज मारुति में जॉब नहीं है या दूसरी कंपनियों में जॉब नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों में। अब तो ऐसी कंपनियाँ जो बैटरी से रिलेटेड हैं, उन्होंने 300 एकड़ में अपने प्लांट लगाने शुरू करे, उनको भी चाहिए लोग। एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, स्किल की कमी है। उसके ऊपर सरकार ने बड़ी अब गंभीरता के साथ, आपने देखा 2014 के बाद हमने विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी भी शुरू करी। मैं अभी पिछले हफ्ते ही गया था
जो पलवल के अंदर फरीदाबाद में। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमारी 5000 बच्चों की कैपेसिटी है और 3000 बच्चे हमारे पास हैं। और हमारे जो बच्चे होते हैं उनका एक बेनिफिट ये होता है कि जब वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हम पहले ही 2 महीने के बाद उसको जॉब इंटर्नशिप दिलवा देते हैं, ताकि उसकी जो एजुकेशन होती है वो साथ साथ उसको ट्रेनिंग मिलती चली जाए। और वो ट्रेंड लोग आज किसी भी, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी, उसको ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं। तो स्किल के ऊपर हम जोर लगा रहे हैं। नौकरियों की कमी नहीं है, स्किल की कमी है, लेकिन अगर लोग स्किल्ड हो जाएंगे तो नौकरी में लेकिन सर आपकी ही सरकार की बात की जाए तो आए दिन भर्तियां निकाली रहती है, उसके बाद या तो उनका रिजल्ट नहीं आता या फिर उनको कैंसिल कर दिया जाता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप लोग? जब कोई बात उठाते हैं कि इसमें कमी रह गई है तो आपकी बातों को माना जाता है, इसलिए उसको दोबारा से किया जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि नौकरियां निकलती थी, नौकरियां दी भी जाती थी, हाई कोर्ट में चैलेंज होता था और उसके बाद वो नौकरियों के बेचारे आज तक स्ट्रगल कर रहे होते थे वो लोग। ऐसी एक भी मुझे नौकरी बता दीजिए हमसे पहले वाली सरकार की जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना मिली हो और जिसको रोका ना गया हो। आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं ना। क्या उनकी काबिलियत में कमी थी? नहीं, उनकी काबिलियत में कमी नहीं थी। वो सब लोग, ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं थे या स्किल्ड नहीं थे या वो अपने अधिकार पाना नहीं जानते थे। कमी थी तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कमी थी। हमारे तो आपने देखा हरियाणा में नेता खड़े होकर बोलते थे मैंने अपने गांव से 20-50 नौकरियाँ। अरे आप कौन होते हैं नौकरी देने वाले भाई? वो पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको पता है मुझे नौकरी कैसे लेनी है। आपको सिग्नेचर करने नहीं आते, आप खड़े होकर बोल रहे हैं मैंने नौकरी दे दी। ऐसे कितने सारी स्टेटमेंट निकाल के देखिए आप। तो जिसके अधिकार जिसको मिलने चाहिए, अगर उन अधिकारों के बीच में कोई त्रुटि आ जाती है और आप लोग उसको उठाते हैं तो उसकी आवाज़ में सरकार को भी कदम उठाने पड़ते हैं कि हम इसकी दोबारा से करेंगे अगर आपने प्रश्न उठाया है। सर कुछ दिन पहले देखिए, बहुत सारी सरकारें होती थी पहले। सरकार आपके द्वार भी एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, चौटाला साहब ने शुरू किया था। मुझे ऐसी जानकारी मिली थी, मैं पुख्ता तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली थी कि उनका भी कहना था कि इस कार्यक्रमों में कई चीज़ें ऐसी हो जाती क्योंकि कई बार लोग अनड्यू फेवर भी मांगते। तो ये हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो ये कहती है कि जो मैं व्यवस्थाएं आपको दे रही हूँ उस व्यवस्था में कोई कमी रह गई है तो उसके बारे में आप मुझसे संवाद कर सकते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कई ये वीडियो इतने वायरल हुए और उसकी तथ्य और उसकी सच्चाई में जाके देखेंगे तो बिल्कुल झूठ नज़र आता है। अब वो इतना सा पोर्शन क्रॉप किया और उसको वायरल कर दिया। मसाला तो ज़रूर मिला लोगों को, आपके व्यू भी बढ़ जाते हैं उससे, मैंने देखा है, लेकिन उसके फैक्ट तो पूरे डालिए। उस वीडियो को पूरा डाल दीजिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो पूरा वीडियो डलता नहीं, इतना सा वीडियो उठा के डाल देते हैं। मैंने पीछे भी कुछ वीडियो देखे कि एक बहन जी को बोला जा रहा था कि आप समस्या तो बताइए, और पूरा वीडियो देखिए, मैं चुनौती दे रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिए, डाल के दिखाइए पूरा वीडियो। तो उन लोगों को शर्म आएगी जो लोग उस वीडियो को देख करके कमेंट डाल रहे थे कि भाई बात तो कुछ और थी, हो क्या रहा है। तो देखिए, हमारा काम होता है, जर्नलिज्म किसे कहते हैं, इसे आपने भाई साहब ने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव, इसे कहते हैं नेगेटिव। और जर्नलिज्म का मतलब क्या भाई? ठीक है, फूल गुलाब का है, उसमें खुशबू भी आ रही है, आपके सीनियर ने बोला मुझे इसमें अब कमियाँ निकाल के दिखाओ, तो वो जर्नलिज्म है, मैं मानता हूँ वो जर्नलिज्म है। तो क्या इसको दूसरे तरीके से नहीं ले सकते आप कि वही वीडियो था, उसके ऊपर अगर आपने जर्नलिज्म दिखानी थी तो उस पर भी तो एक स्टोरी बनती थी। इफेक्ट तो ये नहीं था, सच्चाई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा वीडियो फ्लोट किया जा रहा है मार्केट में, लेकिन वो किसी ने नहीं किया। तो यहाँ नेगेटिविटी क्यों नहीं दिखाई जाती? नेगेटिविटी एक तरफा क्यों होती है? सर